हाय एवरीवन। सो ये वन शॉट बेस्ड होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। सो लेट्स टॉक अबाउट इसकी एनाटॉमी क्या होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेसिकली दो ट्रैक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और जोन्स में अगर मैं डिवाइड करूं तो रेस्पिरेटरी जोन होती है एंड एक एक्सचेंज जोन होती है। सबसे पहले नोज से एयर एंटर करी नेजल कैविटी में, वहां पर हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को ट्रैप करेंगे। एंड देन फेरिंग्स लैरिंग्स, यहाँ पर एयर एंटर करेगी। देन ट्रैकिया से डिवाइड होके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में डिवीजन होगा, एयर यहाँ पर कंडक्ट हो रही है। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ एयर कंडक्ट हो रही है, कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा। ऑक्सीजन CO2 में कोई एक्सचेंज नहीं है, इट इज जस्ट कंडक्शन। तो मैं इसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस भी बोल सकता हूँ, क्योंकि एनाटॉमिकली ये स्पेस का कोई फंक्शन नहीं है, मतलब सिर्फ कंडक्शन ही है। एंड देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, जैसे ही टर्मिनल फंक्शनल यूनिट जैसा रेस्पिरेटरी यूनिट है, तो मतलब यहाँ पर एक्चुअली फंक्शन हो रहा है रेस्पिरेशन का। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलर डक्ट्स, सैक्स एंड फाइनली एल्वियोलाई, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस होगा। तो ये न्यूरो एपिथेलियल बॉडीज होती हैं जो आर द प्राइमरी साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, टिश्यू भी होता है और ये ब्रेन में सेंटर्स होते हैं रेस्पिरेटरी कंट्रोल के। अब डिफरेंस क्या होता है, ब्रोंकाई ही बेसिकली फर्दर ब्रोंक्यूल्स में ब्रांचिंग टाइप दिखाएंगे, दे डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद देन एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर सैक्स एंड देन फाइनली वो एल्वियोलाई आ गए। एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है, ठीक है। और इसके अराउंड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, तभी तो गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोला जाता है। कैसे हो पाती है पॉसिबल, कि कुछ चेंजेस आते हैं थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम में, जिसकी वजह से पल्मोनरी कैविटी में, विद इन द पल्मोनरी कैविटी प्रेशर जनरेट हो जाता है, और उस प्रेशर की वजह से ही एयर या तो लंग्स से बाहर जाएगी या अंदर जाएगी। तो इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, ये डायफ्राम है, नॉर्मल स्टेट में है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। वैसे डोम शेप्ड होता है, बट कॉन्ट्रैक्शन से ये नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। तो क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से ये पूरी वॉल्यूम ये ऐसे नीचे आ गया, तो वॉल्यूम यहाँ की थोरैसिक कैविटी की इंक्रीज हो जाएगी। तो इंस्पिरेशन कैसे हो रही है ये देख रहे हैं हम। इंस्पिरेशन में एनर्जी चाहिए होती है, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसकी वजह से वो नीचे चला गया, वैसे डोम शेप था बट अब ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होके हो गया। साथ में किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सटर्नल ICM का, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, जिससे रिब्स का भी मूवमेंट होगा ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ निकल जाएंगे। मतलब लेटरल एक्सिस पर भी इंक्रीज हो रही है वॉल्यूम और एंटीरियर पोस्टीरियरली भी इंक्रीज हो रही है। तो ये सारी मसल्स, डायफ्राम, एक्सटर्नल ECM, एक्सटर्नल ICM, इंटरकोस्टल मसल, ये सब ने थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम को बढ़ा दी। एंड बॉयल्स लॉ से हमें पता है फिजिक्स में दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा। अब अगर हमें पता है कोई भी गैस वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, बाहर गैस का प्रेशर हाई है तो वो नॉस्ट्रल से अंदर आएगी, क्योंकि लंग्स का प्रेशर अब लो हो चुका है। इंस्पिरेशन के लिए ये ग्रेडियंट क्रिएट होना बहुत जरूरी है। बाहर का हाई प्रेशर से फ्लो कर रही है तो वो इजीली अब कम प्रेशर वाली जगह लंग्स में चली जाएगी गैस। सो एटमॉस्फेयर से लंग्स में चलेगी थ्रू द कंडक्टिंग जोन। ठीक है, तो ये रिब्स का लेटरल मूवमेंट हुआ, इसका डाउनवर्ड्स मूवमेंट हुआ, इस सब की वजह से इंस्पिरेशन पॉसिबल है। बट एक्सपिरेशन कैसे हो रहा है,
एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है, ये आराम से हो जाता है, एनर्जी नहीं चाहिए होती। अब डायफ्राम दोबारा से जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसी टाइम वो दोबारा रिलैक्स कर जाएगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, रिब्स का भी फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा और इनवर्ड जैसे वॉल्यूम इनकी डिक्रीज होगी। ठीक है, पहले ये एक्सपैंड हुए हुए थे बट अब नॉर्मल पोजीशन पे आ गया सब कुछ। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अंदर की वॉल्यूम अब कम है, एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की। वॉल्यूम कम है तो लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो अब एयर का फ्लो कहाँ होगा, अंदर ज्यादा प्रेशर है और बाहर की तरफ प्रेशर कम है, तो ये एयर बाहर चली जाएगी, लंग्स से बाहर निकल जाएगी और एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व थी? इंस्पिरेशन के लिए तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम, ये होती है ना एक्सटर्नली जो लोकेटेड है बिटवीन, कोस्टल इज फॉर रिब्स, तो बिटवीन द रिब्स जो एनाटॉमिकली हमें पता ही है। एंड एसेसरी मसल्स कौन सी होती हैं जो कि इंस्पिरेशन में अगर मतलब कोई भी फोर्स इंस्पिरेशन है या फिर कुछ और है उसमें हेल्प करेंगी एक्सरसाइज के टाइम पे? तो सबसे पहले स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड भी हेल्प करती है, स्केलिनियस भी हेल्प करती है, पेक्टोरालिस माइनर, ये और अपर लिम्ब में ये हमने ऑलरेडी कराई हुआ है कि रेस्पिरेशन में पेक माइनर हेल्प करती है, इट इज एन एसेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन। वैसे मेजर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सेरेटस इंटीरियर, इंस्पिरेशन एक्टिव है बट एक्सपिरेशन या फिर क्वाइट ब्रीदिंग बोलते हैं उसको, ये पैसिव है, ये डिफरेंस देख ही लिया हमने। एसेसरी मसल्स कब काम आती है? जब रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करना होता है। और ये जो पूरा वेंटिलेशन का प्रोसेस है इट वाज एंटायरली बेस्ड ऑन द बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम और प्रेशर के ग्रेडियंट को मेंटेन करना था, जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। अब लंग्स के क्या रेस्पिरेशन के अलावा और भी फंक्शन होते हैं? सो यस डेफिनेटली, लंग्स ब्लड को भी स्टोर करने का काम करते हैं, दे ऑल्सो एक्ट एज द रिजर्वॉयर फॉर ब्लड। किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि लंग्स में अराउंड 450 to 1000 ml लाइक 1 लीटर तक ब्लड स्टोर हो सकता है। कैसे? ये जो पल्मोनरी आर्टरी है बेसिकली एल्वियोलाई के अराउंड, ये कैपिलरीज का नेटवर्क है ना, यहाँ पर ब्लड का स्टोरेज हो सकता है। लंग्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लंग्स बेसिकली एंजियोटेंसिन 1 जो इनएक्टिव फॉर्म है ना, वो उसके लंग्स क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम वहां पर प्रेजेंट होती है, वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करती है विच इज एन एक्टिव फॉर्म। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इट इज एन इम्पॉर्टेंट वैसो कंस्ट्रक्टर, तो वैसो कंस्ट्रक्शन होगा, ल्यूमेन नैरो हो गया वेसल का, तो अब ब्लड कैसे फ्लो करेगा? ज्यादा प्रेशर पे फ्लो करेगा। जैसे आपने नोटिस किया होगा कोई पाइप पे अगर ऐसे हम फिंगर रख दें उसको, उसकी स्पेस कम होगी तो तेज तेज फ्लो करता है ना पानी। सो एंजाइम, विच एंजाइम? एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम इन लंग एक्टिवेट और इनएक्टिवेट वेरियस सब्सटेंसेस। सिर्फ यही नहीं, और भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं इन जनरल लंग्स के, ये भी लिख सकते हैं। इनएक्टिव क्या करता है, किसको करता है? सेरोटोनिन को, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नॉरएपिनेफ्रिन, ब्रेडिकाइनिन, इन सब की इनएक्टिवेशन भी कराता है। मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम वाला, एंड एंजियोटेंसिन 2 वैसोकंस्ट्रिक्टर। अब लंग्स का डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम में भी रोल है, तो डस्ट पार्टिकल्स ये सबको ट्रैप करना था, तो म्यूकोसीलरी, म्यूकस की लेयर होती है, सीलिया तो हमें पता ही है ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सीलिया टुवर्ड्स द फेरिंग्स। पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन जनरल ये फंक्शन हो गया, सिर्फ लंग्स का नहीं कह सकते। बट अगर स्पेसिफिकली लंग्स में बात करूं मैं, तो एल्वियोलाई के अंदर मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, और ये वाले एल्वियोलर मैक्रोफेजेस
एंगल्फ मैक्रोफेजेस है तो फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं ये, एनगल्फ कर लेंगे पैथोजेंस को। और इम्यून सिस्टम में अभी आगे चल के बताऊंगा सर्फेक्टेंट में कि रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स भी इम्यूनिटी में रोल उनका होता है। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन IgA का सेक्रेशन होता है म्यूकस में फॉर द इम्यून प्रोटेक्शन, ये भी याद रख सकते हैं। तो ये सीलिया क्या कर रहे हैं, सीलिया की वजह से ना म्यूकस स्प्रेड हो पा रहा है और मूवमेंट हो पा रहा है, डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप, ये सब फंक्शंस परफॉर्म हो पा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या फंक्शन है कि पल्मोनरी कैपिलरीज जो है ना वो एक तरह से एक फिल्टर की तरह काम कर रही हैं। तो मतलब कोई भी जैसे ब्लड आ रहा है ना, उसमें अगर कोई भी फैट ड्रॉपलेट्स बाय चांस, कोई क्लॉटेड ब्लड है, कुछ क्लॉट अक्यूमुलेट हो गया है, एयर बबल्स या कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उनको ट्रैप कर लेता है। सो स्मॉल एम्बोलाई, कोई भी पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप कर लेता है। Pulmonary capillaries, they have the capability to act as a filter and trap the small particles. ठीक है, लंग्स का और क्या फंक्शन होता है, इसकी वजह से ही वोकल कॉर्ड से साउंड प्रोड्यूस हो पाती है। लंग्स प्रोवाइड एयर फ्लो नेसेसरी फॉर फोनेशन, फोनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो लंग्स से जब एयर बाहर निकलती है तो वोकल कॉर्ड्स जो लैरिंग्स में है वो वाइब्रेशन मोड पे चली जाती हैं और साउंड का प्रोडक्शन हो पाता है। जैसे ये लंग्स से एयर आई, यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करने लग जाएंगी तभी बोल पाते हैं। तो लंग्स काफी ज्यादा नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन हो पाए। और क्या करते हैं, लंग्स के थ्रू लॉस ऑफ वाटर भी होता है और हीट। ये वाटर वेपर्स के फॉर्म में जो मुंह से निकलते हैं वो लंग्स के थ्रू ही हैं, और हीट लॉस में भी इनका रोल है। अराउंड 300 to 400 ml ऑफ वाटर इज डेली लॉस्ट थ्रू द लंग्स। मतलब जो एक्सेस मॉइस्चर है, बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है, तो हीट को भी एक्सेस है तो वो बाहर निकाल देंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं हम कंप्लायंस के। कंप्लायंस की डेफिनेशन भी वाइवा वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द लंग्स टू एक्सपैंड फॉर अ गिवन चेंज इन प्रेशर। कितने प्रेशर चेंज पर कितना एक्सपैंड करेंगे लंग्स, लंग्स में कितनी इलास्टिसिटी है, कितनी एबिलिटी है कि वो एक्सपैंड कर पाए। सो कंप्लायंस इट इज गिवन बाय डेल्टा V अपॉन डेल्टा P, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर। इसकी यूनिट होती है मिलीलीटर पर सेंटीमीटर वाटर। ठीक है, इसको इस ग्राफ की वजह से की हेल्प से समझते हैं। एक साइड वॉल्यूम लिए ml में एंड दूसरी साइड हमने ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर लिया है, विद इन द लंग्स कितना प्रेशर है। तो ये पूरी लेंथ वगैरह एबिलिटी टू स्ट्रेच है ना, तो लेंथ मेजर करें तो सेंटीमीटर भी आ गया, वाटर भी आ गया, एंड वॉल्यूम तो ml में है ही। अब प्रेशर चेंज और वॉल्यूम के बीच में एक कर्व है ये। ठीक है, तो जैसे जैसे धीरे धीरे पहले ये ग्रेजुअल चेंज होता है, पहले पहले थोड़ा सा जैसे ही प्रेशर बढ़ता रहता है वो वॉल्यूम थोड़ी थोड़ी एक्सपैंड करती है। जैसे प्रेशर बहुत हाई हो गया तो वॉल्यूम उस टाइम पे नहीं बढ़ेगी, वॉल्यूम उस टाइम पर सेम रहेगी, क्योंकि लंग्स की तो हमें पता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और सर्टेन कैपेसिटीज होती हैं, उससे ज़्यादा वो एक्सपैंड और कंप्लायंस स्ट्रेचिंग शो नहीं कर सकते हैं ना। तो फिर एक पॉइंट आएगा ऐसा कि स्लोप अचीव हो जाएगा, एंड स्लोप इज चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, कि कितना एक्सपैंड करे, मतलब जैसे एक्सपैंड करे जितना उतना में वॉल्यूम कुछ लंग्स ने इनहेल किया जैसे आपने सपोज, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है आपकी, है ना, तो वो सब फिक्स्ड होता है। अब उसके अलावा फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं कंप्लायंस को, ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है।
ठीक है, कौन कौन सी ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें कंप्लायंस डिक्रीज कर जाती है? पहली बात तो कंप्लायंस मतलब ये स्ट्रेच नहीं कर पा रहे, लंग्स अब स्टिफ हो गए हैं, तो मतलब इट इज चेंज इन वॉल्यूम ऑन ऑन चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर अगर जितना भी अप्लाई करना पड़े, सेम प्रेशर अप्लाई करने पर भी लंग्स की वॉल्यूम उतनी नहीं हो पाएगी, उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर उतनी ट्रैप नहीं हो पाएगी। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस है? एडिमा, ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है कोई बट अंदर उसमें पानी भरा हुआ है अगर लंग्स में, ऐसा तो ये पॉसिबल नहीं होता कि ढंग से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप हो पाए। निमोनिया के केस में पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गया, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है तो भी, तो लंग का कोलैप्स एटेलेक्टासिस हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये एल्वियोलाई को ऐसा ग्रेप शेप मान लो, बट अगर वो ग्रेप सूख टाइप गया तो कुछ वैसा इमेजिन करो कोलैप्स को। इंक्रीज कंप्लायंस, तो मतलब आपने प्रेशर थोड़ा सा अप्लाई करा बट बहुत ज्यादा वॉल्यूम ट्रैप होगी उसी में, बिल्कुल प्रेशर का पीक पहुंच ही नहीं पाया। तो मतलब क्या हो रहा है कि इलास्टिसिटी बेसिकली कम हो रही है, इट इज लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू, मतलब स्ट्रेच कर ही नहीं पा रहे ढंग से लंग्स। तो इमेजिन करो कोई ऐसा बलून है, वैसे तो ऐसे इन्फ्लेट करते हैं ना, पहले पहले स्ट्रेच होके इन्फ्लेट करता है बलून, बट कोई ऐसा बलून है जिसकी इलास्टिसिटी ही नहीं है, वो खराब हो चुकी है, तो वो कैसे इन्फ्लेट करेगा? उसी सर्कुलर एक्सेस पे फिर वो ऐसे ऐसे इन्फ्लेट करता रहेगा ना, और वॉल्यूम उसमें फिर भरती रहेगी, तो ये एक्सेस का फर्क आ जाएगा, मतलब उतनी ही लिमिटेड स्पेस पे फिर वो एक तरह से फिर बर्स्ट कर जाएगा, इलास्टिक ही नहीं है। तो इलास्टिसिटी का लॉस होती है एजिंग में, विद एज। और एम्फाइसेमा जो कंडीशन है उसमें, एम्फाइसेमा में कंप्लायंस इंक्रीज हो जाती है और फाइब्रोसिस में डिक्रीज हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। तो उसी बलून वाले एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करता हूँ जो मैंने डिक्रीज कंप्लायंस में बताया था। तो जब कंप्लायंस इंक्रीज कर रही है तो क्या मतलब है, एम्फाइसेमा का एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्यों हो रही है इंक्रीज कंप्लायंस? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एल्वियोलाई की वॉल्स को डैमेज कॉज हो रहा है। तो वैसे जनरली क्या होता है, जैसे ना कोई बलून लिया आपने, उसी से कंटिन्यू करते हैं, उसको एकदम से फुलाया, पहले वो इन्फ्लेट करेगा, फिर अगर उसको छोड़ दोगे तो धीरे धीरे ऐसा होगा ना कि वो बिल्कुल ही फिर उसका नॉर्मल साइज अटेन हो जाएगा। बट इसमें हो क्या रहा है कि कंप्लायंस इतना बढ़ चुका है, स्ट्रेच ही रहेगा वो। तो मतलब जैसे ही इंस्पिरेशन हुआ तो ये मतलब पूरी वॉल्यूम भरी हुई है उसमें एयर की। अब एक्सपिरेशन में क्या होता है, ये पूरा निकल जाना चाहिए था, पर ये इतना स्ट्रेची है कि लंग कि पूरा नहीं निकला, ये वो पूरे अपने नॉर्मल साइज पे गया ही नहीं, फिर से वो इतना सही रह गया और फिर एक्सपैंड कर रहा है। अब थोड़ा सा आधा फूला हुआ फिर एक्सपैंड करेगा, थोड़ी वॉल्यूम उसमें रह ही गई है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम में, तो इसका मतलब है कि सांस रेस्पिरेटरी रेट में प्रॉब्लम हो जाएगी, एम्फाइसेमा है। तभी तो वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है ना एम्फाइसेमा में, क्योंकि लंग्स को इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो पूरा उसमें एयर निकल जाए एंड देन फिर वो इन्फ्लेट हो दोबारा, उसी एयर में वो कंटिन्यू करता रहता है, थोड़ी सी और एयर आती रहती है। अब इस कंप्लायंस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? टोटल कंप्लायंस बेसिकली किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सो 1 upon compliance of lung total is equal to compliance of lung, reciprocal of compliance of lung plus reciprocal of compliance of chest wall। ये पूरी चेस्ट वॉल थोरेसिक ये वॉल की कंप्लायंस दिखाई हुई है और इसके अंदर लंग टिश्यू की कंप्लायंस। ठीक है, कंप्लायंस कम है तो इसका मतलब स्टिफ लंग्स हैं, बट अगर ज्यादा है तो मतलब कुछ ज्यादा ही इलास्टिक है लंग्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज,
तो सम अमाउंट ऑफ एयर इट ऑल्सो रिमेन्स, बट ऐसा हाई कंप्लायंस में क्या हो रहा था कि ज़्यादा ही एयर रह रही है, वो लंग्स को ऐसा चांस नहीं मिल पा रहा कि वो पूरी अपनी ऐसे एल्वियोलाई को कि वो अपनी पूरी वॉल्यूम निकाल दे। थोड़ी वॉल्यूम तो ऑल दो स्टोर्ड रहती है लंग्स में। डू नॉट एम्प्टी और कंप्लीटली फिल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम टीवी 500 ml होती है। आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो इंस्पिरेशन के लिए रिजर्व्ड है। देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml। ये सब क्रैम करना है। टाइडल वॉल्यूम बेसिकली रेस्ट पे होती है, जब कोई भी काम नहीं कर रहे तो कितनी एयर एक्सचेंज हो रही होती है, दैट इज 500 ml। ये सबको याद ही रह जाती है, बाकी दूसरों में कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, और ऐसा हमें पता ही ऑलरेडी कि इंस्पिरेशन जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, और एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है। ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो मतलब ज़्यादा जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो पूरे लंग्स वो एक्सपैंड करते हैं, इलास्टिसिटी होती है उसके पास, कंप्लायंस होती है एक्सपैंड करने की, और सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम उसको फिल करनी होती है। अब एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस तो मतलब ज़्यादा वॉल्यूम फिल करनी होगी डेफिनेटली। तो अराउंड 3 लीटर्स 3000 ml इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, बट एक्सपिरेटरी रिजर्व इतनी ज़्यादा नहीं होती, इट इज़ जस्ट 1100 ml। और कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा लंग्स में रहती है टू प्रिवेंट द कोलैप्स और इंस्पिरेशन को इजी बनाने के लिए। तो वो कितनी होती है 1200 ml। ERV और RV ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं न्यूमेरिकली। देन इन वॉल्यूम से कॉम्बिनेशन से ही कैपेसिटीज बनती हैं। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम की नॉर्मल रेंज 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की 3000 ml, एक्सपिरेटरी 1100, रेजिडुअल 1200। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी किस से बनती है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो नॉर्मल वॉल्यूम हम एक्सचेंज कर रहे हैं टाइडल वॉल्यूम, उसमें ऐड करते हैं इंस्पिरेशन के लिए कितनी रिजर्व रख सकते हैं, तो उससे पता चलेगा एक इंडिविजुअल की एक टाइम पर। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम तो मतलब खुद से कितनी एक्सचेंज हो रही है। इंस्पिरेटरी रिजर्व खुद अगर वो फोर्स लगाए और इंस्पिरेशन करने का ट्राई करे, मतलब किसी को ब्रीद इन करने के लिए बोला तुमने, एंड देन नॉर्मली तो एक्सचेंज जो हो ही रही थी उसके एक्स्ट्रा, तो टोटल दोनों को मिलाएंगे। नॉर्मली 500 वो एक्सचेंज कर ही रहा था, तुमने एफर्ट्स लगाने के लिए बोला तो 3000 और करेगा वो, तो अप्रोक्सीमेटली 3500 ml इंस्पिरेशन की कैपेसिटी होती है। तो अगर किसी, तो ये क्लिनिकल लैब में आपने किया भी होगा अपनी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को चेक करने का। हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, देन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? FRC। क्या अगर मैं ERV और RV को ऐड कर दूं, ठीक है, इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जब मैंने फंक्शन परफॉर्म किया, कौन सा, यानी एक्सहेल किया, बॉडी ने ऐसा फंक्शन परफॉर्म किया एक्सहेलेशन का, तो नॉर्मली बॉडी ने अपना फंक्शन कर लिया एक्सहेलेशन का, उसके बाद क्या होगा? आफ्टर द परफॉर्मिंग दैट फंक्शन कुछ एयर हमेशा लंग्स में रहती है, एंड दैट अमाउंट ऑफ एयर इट इज नोन एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सो लंग्स को फंक्शनल रखने के लिए, ताकि वो ढंग से पूरा इंस्पिरेशन दोबारा कर सके, कुछ एक्सपिरेशन के बाद भी सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर इज ऑलवेज लेफ्ट। ठीक है, तो कौन कौन सी एयर उसमें लेफ्ट होगी? रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा लंग्स में होती है, उसके अलावा एक्सपिरेशन के लिए जो रिजर्व्ड है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV प्लस RV। सो ये ERV 1100 प्लस 1200, ये क्या आ गई हमारी FRC अराउंड 2300 ml। देन वाइटल कैपेसिटी, इसमें IRV को ऐड करेंगे, टाइडल वॉल्यूम को तो कंसीडर कर ही रहे हैं, IRV के साथ साथ ERV को भी ऐड कर देंगे।
तो इन तीनों का सम, मतलब ये सब होना वाइटल है एक इंडिविजुअल में। ऐसी कैपेसिटी जो कि वाइटल है, नॉर्मल इंस्पिरेशन भी होना चाहिए, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी भी होनी चाहिए एक इंडिविजुअल के पास, और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम द टाइडल। तो तभी ये पूरा वाइटल फंक्शन है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज का परफॉर्म हो पाएगा, इसलिए इसका नाम वाइटल कैपेसिटी है। ठीक है, इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम तो हम देख ही नहीं रहे, क्योंकि वो तो कुछ ऐसा है कि जैसे कार्स ऐसे डिजाइन होती हैं कि कई बार बिल्कुल ई पे भी अगर पेट्रोल आ रहा है उसके बाद भी थोड़ा सा पेट्रोल बचा होता है, वो रेजिडुअल होता है सम अमाउंट, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो काम आए। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है। तो रेजिडुअल को कब कंसीडर करेंगे? अगर हम टोटल बोलें लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में तो सब पूरे वाइटल हैं जो वो आ गए। हम जैसे कि ऐसा बोलते हैं कि कार में टोटल पेट्रोल अगर कितना है लेफ्ट, उसको देखने के लिए हम टोटल ई के ऊपर से चेक करेंगे ना, ऐसा थोड़ा देखेंगे कि उसके बाद भी अगर चल सकता है कि नहीं। वो तो जस्ट एन इमरजेंसी केस हो गया। तो वाइटली उतना प्रेजेंट है, हम उसमें एक्स्ट्रा वाले को अगर ऐड कर लें तो टोटल आ जाएगा कि टोटल कितना फ्यूल लेफ्ट है। तो रेजिडुअल वाले को भी इसमें अब कंसिडर कर लिया। तो टोटल लंग कैपेसिटी है, कैपेसिटी में वाइटल कैपेसिटी भी आ गई। वाइटल कैपेसिटी अगर मैंने बोल दिया तो ये सब आ गया ऑलरेडी, तो ये एज सच मेंशन करने की नीड नहीं है। तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये चारों वॉल्यूम्स को अगर हमने ऐड कर लिया तो टोटल आ गया ना, सब कुछ कंसिडर किया तो टोटल लंग कैपेसिटी टी। और एक लंग की टोटल लंग कैपेसिटी अराउंड एक इंडिविजुअल की 6000 ml तक होनी चाहिए। तो कौन कौन सी कैपेसिटीज होगी? 4 वॉल्यूम्स होगी और 4 ही कैपेसिटीज होगी। ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये कंपेयर किया हुआ है, सबसे कम FRC, देन IC और VC, एंड देन TLC। तो ग्राफ से अगर हम ऑब्जर्व करें, क्योंकि हमें पता है थोड़ी वॉल्यूम तो हमेशा रिमेन करती है लंग्स में, तो 1200 ml रेजिडुअल वॉल्यूम है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 0 से तो नहीं होगा क्योंकि 1200 से स्टार्ट करना है, इतनी तो ऑलरेडी होती है। अब इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो ERV एक्सपिरेशन के लिए जो रिजर्व्ड है वो कितनी है? 1100। तो 1200 में 1100 ऐड कर दिया, तो नेक्स्ट हमारा ये बार 2500 पे जाएगा। एंड देन इसमें टाइडल वॉल्यूम को भी कंसिडर करें अगर, तो वहां से ये वेव्स बनानी हम शुरू करेंगे। तो ये जो ऑन ग्राफ हम रिकॉर्ड करते हैं ना पूरे, तो इसी को चेक करते हैं, लाइक कि काइन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग है या फिर कौन से टाइप की ये ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग पैटर्न्स का ऑब्जर्वेशन होता है। तो पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है उसकी। एंड देन IRV एंड टोटल लंग कैपेसिटी 6000। So tidal volume is the volume of air inhaled or exhaled in a normal quiet breath. रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते, स्पायरोमेट्री से मेजर करना पॉसिबल नहीं है। और वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? मैक्सिमम वॉल्यूम एयर की जिसको एक्सहेल किया जा सकता है आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन। तो वाइटली कितनी कैपेसिटी है किसी के लंग की? तुम अगर आपने किसी को बोला ऐसा कि तुम करो फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो मैक्सिमम उसने अपनी कैपेसिटी से इंस्पिरेशन तो कर लिया, अब उसके बाद देखोगे कि इंस्पिरेशन के बाद कितनी वो वॉल्यूम एक्सहेल कर पा रहा है। तो जितनी ज़्यादा एक्सहेल कर पा रहा है उतनी ज़्यादा उसकी वाइटल कैपेसिटी।
और टोटल लंग कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम भी कंसिडर कर ली थी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन। तो सारी वॉल्यूम्स को इसमें कंसिडर कर लिया था हमने। और एक बात याद रखना, कोई एक्सपिरेटरी कैपेसिटी नहीं होती, कई लोग ऐसी मिस्टेक कर देते हैं इसको लिखना, सिर्फ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है। ठीक है, टीवी को अगर आईआरवी के साथ कर दिया तो वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और टीवी और आईआरवी के साथ साथ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के साथ साथ अगर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कंसीडर करें तो वो वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, जब एफआरसी सेट हो जाती है तो उसके बाद इजी हो जाता है ब्रीथ करना। तो उसी से कॉन्सेप्ट आ गया अब सर्फेक्टेंट का। लंग्स में सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होता है विच इज बेसिकली बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस मेटाबोलाइज्ड बाय द लंग्स, और केमिकल नेचर वाइज ये लेसिथिन की बनी होती है। सर्फेक्टेंट की फिल्म ये लेयर होती है, और उसके अलावा अदर लिपिड्स और प्रोटीन्स भी होते हैं। सो लेसिथिन इज बेसिकली डीपीपीसी, डाई पाल्मिटाइल फॉस्फोटिडिल कोलिन। ये लिपिड बायोकेमिस्ट्री में मैंने ऑलरेडी बता दिया था, है ना। तो इट इज अ मॉडिफाइड लाइपोप्रोटीन। लिपिड तो हो गया ये वाला। प्रोटीन कौन से होते हैं? सर्फेक्टेंट में दो टाइप के प्रोटीन्स में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, दूसरे हाइड्रोफोबिक। जो वाटर लविंग प्रोटीन्स हैं वो ए और डी कैटेगरी में आते हैं, दे आर द लार्जर वंस। जो सर्फेक्टेंट प्रोटीन बी और सी हैं, दे आर द स्मॉलर वंस। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी में हाइड्रोफिलिक का रोल होता है। अब हाइड्रोफिलिक ऑब्वियसली वाटर लविंग है, तो ये आउटसाइड एनवायरनमेंट में जितना भी फ्लूइड है उससे इंटरेक्ट करके इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्रोफेजेस जो सेल्स हैं वो एंगल्फ कर लेंगे और पैथोजेंस वगैरह को। तो इननेट इम्यूनिटी लंग्स के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और उसमें किसका रोल है? इन प्रोटीन्स का। बट हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स हैं, वो छोटे वाले हैं, जो वो सर्फेक्टेंट जो बना उसके प्रोडक्शन और स्टेबिलिटी में उनका रोल है। मतलब जैसे अगर स्टेबल स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, जस्ट लाइक वो स्क्विड गेम वाली कार्ड होती है ना, उसमें कोई भी एक रॉन्ग मूव हुआ देन इट्स ओवर। तो कोई भी अगर प्रोटीन में गड़बड़ी हुई तो डिजीज हो जाएगा। So it is like a Squid Game structure only. Why the first breath of a healthy neonate is more difficult than a subsequent breath? मतलब फर्स्ट ब्रेथ इतनी डिफिकल्ट क्यों होती है आगे वाली ब्रेथ से? क्योंकि आगे वाली ब्रेथ्स में तो हमें पता है एफआरसी एस्टैब्लिश हो जाएगा। पहले वाली ब्रेथ्स जब ली जाती हैं, फर्स्ट ब्रेथ, फर्स्ट क्राई जब होती है बेबी की, तो एट बर्थ, जस्ट आफ्टर द बर्थ, नियोनेट को बहुत ज्यादा इंस्पिरेटरी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं टू डिस्प्लेस द फीटल लंग फ्लूइड। एक्चुअली क्या होता है, फीटस जब होता है ना, तो वो प्लेसेंटा होता है, उसके थ्रू ऑक्सीजन आ रही है उसको, उसके लंग्स का तो काम ही नहीं है कोई उसमें एग्जैक्टली है क्या कि फ्लूइड फिल हुआ है। तो फीटल लंग्स कैसे होते हैं? फ्लूइड फिल्ड होते हैं और कोलैप्स्ड होते हैं, एक्सपैंड नहीं किए होते हैं वो, फ्लूइड भरा होता है लंग्स में एल्वियोलाई की जगह, और जैसे ही उसको ब्रीथ कर रहे हैं तो उस फ्लूइड को बाहर निकालना पड़ेगा उसको। तो फ्लूइड को बाहर निकालना है तो उसको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे टू डिस्प्लेस द फीटल लंग फ्लूइड, और सरफेस टेंशन जो बाहर की है उसको ओवरकम करना है। सरफेस टेंशन को ओवरकम करने में कौन हेल्प करता है? सर्फेक्टेंट। और सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है तो IRDS, इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो मतलब रेस्पिरेशन में उसको डिफिकल्टी, डिस्ट्रेस हो रहा है इन्फेंट को सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से। बट इसके और भी रीजन होते हैं। ठीक है, इसको हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज भी बोलते हैं। मतलब जो मेम्ब्रेन ना, हाई लॉस वर्ड आया है ग्लास से, तो ग्लास लाइक अपीयरेंस होती है अगर माइक्रोस्कोप में देखें। तो ये बिल्कुल ऐसे होता है कि लाइक इमेजिन एक बलून जिसमें मैं अगर फेविस्टिक या फेविकॉल फिल कर दूं मेम्ब्रेन पर उसकी, तो उसको ऑब्वियसली एक्सपैंड करने में डिफिकल्ट होगी, कोलैप्स हो जाएगा वो। मतलब ऑब्वियसली ये कोई लॉजिकल बात नहीं है ना, कोई बलून में मैं फेविकॉल भर के उसको फुलाने की कोशिश करूं।
तो किस रिस्क फैक्टर्स, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स कौन है? इन्फेंट्स विच आर बोर्न टू अ डायबिटिक मदर। अगर मदर को डायबिटीज है तो फीटस की बॉडी ना जब ऐसा परसीव करेगी कि एक्सेस उसके पास ग्लूकोज वाला ब्लड आया, तो वो एक्स्ट्रा इंसुलिन के रिलीज को ट्राई करेगी। तो फीटल हाइपर इंसुलेमिया, तो फीटस के ब्लड में ज्यादा इंसुलिन हो जाएगा। तो इंसुलिन बेसिकली ना सर्फेक्टेंट की ग्रोथ को रोक देगा, तो उससे प्री मेच्योर इन्फेंट भी है, उसमें भी यही रीजन है कि टाइम ही नहीं मिला ढंग से सर्फेक्टेंट की फिल्म को लगने का, उसको मेच्योर होने का। सो फीमेल्स आर लेस प्रोन टू IRDS एज कम्पेयर टू मेल्स। मल्टीपल गेस्टेशंस, सी सेक्शंस विदाउट लेबर। तो IRDS में एग्जैक्टली क्या है? सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से अब सर्फेक्टेंट नहीं है तो सरफेस टेंशन अब इंक्रीज हो जाएगा लंग्स का। इंक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ लंग्स। सरफेस टेंशन बेसिकली अंदर का एनवायरनमेंट है और बाहर का फ्लूइड एनवायरनमेंट है। तो बिटवीन द टू सर्फेसेस देयर डेवलप्स सर्टेन काइंड ऑफ टेंशन, जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाते हैं। कोलैप्स मतलब इन्फ्लेट नहीं कर पा रहे, वो बिल्कुल ऐसे लाइक इमेजिन अ ग्रेप जो कि बिल्कुल सूख चुका है, तो कुछ वैसे हो जाएंगे। तो एटेलेक्टेसिस उसी की टर्म बोलते हैं, जब ये कोलैप्स होता है उसको एटेलेक्टेसिस टर्म दी जाती है। और इसके अलावा और कौन सी कंडीशन है जिसमें इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज होता है? कि जब ना वेट लंग डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न है एक, जिसमें जो इनैक चैनल्स होते हैं उनकी मैच्योरेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से सोडियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है। बेसिकली जहां जहां सोडियम जाता है वहां वहां पानी भी चला जाता है। तो बॉडी ना सोडियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है क्योंकि इनैक चैनल्स अभी मैच्योर नहीं थे। एपिथेलियल सोडियम चैनल्स की डीलेड मैच्योरिटी की वजह से सोडियम का कम एब्जॉर्प्शन होगा। अब सोडियम कम आएगा तो वहां पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे कि इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज होता है। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं लाइक एक ढोकला है, अगर मैंने उसको लिया एग्जाम्पल, उसको मैं स्क्वीज आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो ढंग से हो नहीं पाएगा, उसमें से फ्लूइड निकलेगा क्योंकि वो वेट है। तो लंग्स भी ना वैसे ही सॉगी टाइप हो जाएंगे, वो ढंग से उसमें वो फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जस्ट लाइक दैट वो सिरप को एब्जॉर्ब कर लेता है। बल्कि मैं अगर एक ड्राई स्पंज का एग्जांपल लूं, नॉर्मली लंग्स वैसे होने चाहिए। सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी एडल्ट्स में भी हो सकती है डेफिनेटली, जैसे कार्डियक सर्जरी के बाद सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर कोई पल्मोनरी ऑक्लूजन है, वहां पर वैस्कुलर ब्लॉकेज प्रेजेंट है पल्मोनरी आर्टरी वगैरह में, तो सेप्सिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनिया, शॉक, टाइप ऑफ सेप्टिक शॉक एग्जांपल है, या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन एडल्ट्स। तो मेम्ब्रेन बिकम्स ग्लास लाइक हाइलीन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। तो आ जाते हैं अब इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे, विच इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। तो ऑक्सीजन बेसिकली 3 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट करती है। अराउंड 98% ऑफ द ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। मतलब हीमोग्लोबिन के ऊपर ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जनरली ट्रैवल करते हैं। जैसे ये RBC है, इसके ऊपर ही ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन इन्होंने कंबाइन किया, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, इट इज बेसिकली डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। कंबाइन करने के बाद अभी इन्होंने फिजिकली कंबाइन कर लिया तो HbO2 बन गया, विच इज नाउ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बट सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्लाज्मा में भी होती है, थोड़ी बहुत 1% मान लेते हैं, और थोड़ी ऑक्सीजन मसल्स में भी है, दैट इज मायोग्लोबिन। अब CO2 कैसे ट्रैवल करती है? इसकी भी 3 फॉर्म्स है। 70% ऑफ द टाइम्स ये बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस की फॉर्म में। सो CO2 सो बेसिकली CO2 जब वाटर से कंबाइन करती है ना, इट गिव्स
H2CO3। अभी H2CO3 बेसिकली H प्लस और HCO3 माइनस इसमें डिसोसिएट हो जाता है, तो इस तरह से ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म है 70%। बाकी 20% के अराउंड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो मतलब हीमोग्लोबिन के साथ वैसे तो ऑक्सीजन मेनली ट्रैवल कर रही है उसके ऊपर, बट 20% CO2 भी होती है। फिर 7 to 10% रिमेनिंग 10% के अराउंड प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में। ठीक है, बाइकार्बोनेट आरबीसी में ही बनते हैं, क्योंकि आरबीसी के अंदर एंजाइम होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। CO2 और वाटर ने कंबाइन किया इन द आरबीसी टू गिव H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड, जो डिसोसिएट हो जाता है इनटू H प्लस और HCO3 माइनस आयन। तो ये जो HCO3 माइनस है ये आरबीसी से निकल के क्लोराइड शिफ्ट के थ्रू के प्रोसेस के थ्रू ये निकल जाता है। अभी प्रोसेस क्या होता है और इसमें क्या प्रोसेस है वो भी मैं बाद में बताऊंगा। इस एंजाइम में कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो प्रेजेंट होती है आरबीसी के अंदर ही उसकी मेम्ब्रेन्स में, वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करती है एंड इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है इन सबके बीच में। दैट मीन्स कार्बोनिक एसिड या तो वापस ये बना ले या फिर इसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब आते हैं हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे। सो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन में एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी ऑक्सीजन है प्रेजेंट। देन एक्स एक्सिस पर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। और ये ग्राफ की शेप कैसी होती है, एस शेप या फिर सिग्मोइड कर्व आता है। तो इससे पता लगता है कि PO2 के इंक्रीज होने से, जैसे जैसे PO2 इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन की सैचुरेशन भी होती रहती है। तो इसमें राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आता है। तो राइट शिफ्ट का मतलब है कि अफिनिटी ऑफ O2 डिक्रीज हो रही है। तो मतलब ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन अट्रैक्ट नहीं हो रहा, ऑक्सीजन को वो अपने साथ ट्रैवल करवाना नहीं चाह रहा हीमोग्लोबिन। ऐसा क्यों है? तो इसका मतलब है जरूर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा हुआ है। और क्या हो सकता है, एसिडोसिस की कंडीशन है, मतलब पीएच एसिडिक हो रहा है, लो पीएच है। ठीक है, और पीएच कम है तो मतलब H प्लस आयंस इंक्रीज है, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। और क्या क्या इंक्रीज हो सकता है, टेम्परेचर, और एक मॉलिक्यूल है जो कि 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसराइड होता है, 2,3-BPG, उसका भी इंक्रीज। और इसका एग्जैक्टली उल्टा लेफ्ट शिफ्ट में होता है, डिक्रीज्ड इंक्रीज्ड अफिनिटी में। तो पहले इसके ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये राइट शिफ्ट किस लिए होता है, मतलब टिश्यूज को ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए। तो ये जब राइट शिफ्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन इज गेटिंग अनलोडेड टू टिश्यूज, टिश्यूज को डिलीवर हो रही है। तो ये वैसे तो एस शेप का होता है, बट राइट की तरफ ये शिफ्ट कर रहा है। सो विच इंडिकेट्स कि ऑक्सीजन अनलोडिंग हो रही है, टिश्यूज की तरफ जा रही है। लेफ्ट शिफ्ट तो मतलब ऑक्सीजन लंग्स की तरफ कब जाएगी, अगर ये वाले ग्राफ में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट आ रहा है। तो अगर CO2 के लेवल्स कम है, और ऑपोजिट है बिल्कुल, CO2 इसमें हाई, यहाँ पर लो, पीएच लो, यहाँ पीएच हाई, H प्लस कम, टेम्परेचर कम, 2,3-BPG कम। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फॉर ऑक्सीजन टू बी डिलीवर्ड टू टिश्यूज द पीएच शुड बी मेंटेन्ड लो इन द कंडीशन ऑफ एसिडोसिस। बाकी सब में क्या होगा,
ठीक है, सिर्फ पीएच कम है और बाकी सब में इंक्रीज है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डिलीवरी हो जाएगी टिश्यूज में। और अगर हाई पीएच है, अल्कलोसिस है, अल्कलाइन कंडीशन है, तो CO2 H+ टेम्परेचर ये सब कम होगा, तो लंग्स की तरफ ऑक्सीजन का मतलब वापस लोडिंग हो जाएगी, फेवर्स ऑक्सीजन लोडिंग इन लंग्स। तो ना इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है, बेसिकली एक पिज्जा डिलीवरी वाला बॉय है और ऑक्सीजन एक पिज्जा है। ठीक है, और वो डिलीवर किसे करना है, कस्टमर है टिश्यूज। तो उसे कैसा होना चाहिए, अगर डिलीवरी बॉय को पिज्जा डिलीवर करना है तो वो गर्म होना चाहिए, उसका ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर हाई है तो बाकी सब हमें याद आ ही जाएगा। ठीक है, पिज्ज़ा के साथ साथ ऐसा याद रखो कि वो क्या लेके आया है, लाइक कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आया है तो उसमें फिजी होनी चाहिए, CO2 होनी चाहिए, तभी वो जो टिश्यूज है वो सेटिस्फाइड हो पाएंगे कस्टमर। और कोल्ड ड्रिंक से यूजुअली एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी एसिडोसिस याद रखना कि पीएच उसका कम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं वो अल्कलाइन वाटर ले आया तुम्हारे लिए। तो अब आते हैं हम बोर्स इफेक्ट पे, बोर्स इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट। तो पहले बोर इफेक्ट। बेसिकली जब टिश्यूज लगातार वर्क कर रहे होते हैं तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें पता है अगर एनारोबिक कंडीशंस मेंटेन होगी तो वहाँ पर CO2 बनने लग जाएगी और साथ में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। एसिड बन रहा है तो H+ आयंस, तो उसकी वजह से वो डिमांड करेंगे कि फटाफट उनके पास ऑक्सीजन आ जाए। तो हाई CO2 और हाई एसिड, सो हाई CO2 और हाई H+ एंड लो पीएच एसिड बन रहा है लैक्टिक एसिड, उसकी वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए डिक्रीज कर देती है। वहां पर जो भी ब्लड सप्लाई हो रहा है ना, उसमें जो हीमोग्लोबिन होगा, वो जो हीमोग्लोबिन है वो कहता है कि उसको तरस आ जाता है कि बेचारा चलो यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत लग रही है ऑक्सीजन की मेरे से ज़्यादा, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ, तो मैं अनलोड कर देता हूँ, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन दे देता हूँ ताकि ये बेचारे इतने एसिडिक एनवायरनमेंट में, इतने ज़्यादा टॉक्सिक CO2 में सर्वाइव ना करना इनको पड़े, मैं इनको ऑक्सीजन डिलीवर कर देता हूँ, वो ऐसा सोचता है। तो टिश्यू लेवल पे क्या होगा, हाई CO2 और हाई H+ थी, बट लंग्स में लो CO2 और लो H+ है। तो कम पीएच मतलब CO2 ज़्यादा, क्योंकि एसिड लैक्टिक एसिड बन रहा था, तब राइट शिफ्ट होता है और तब ऑक्सीजन की रिलीज की डिमांड होती है। लेफ्ट शिफ्ट कब होता है, जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन को लंग्स की तरफ भेजना होता है, मतलब टिश्यू के लेवल पे ऑक्सीजन ऑलरेडी ज़्यादा है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब वहाँ पर अनलोडिंग वाला प्रोसेस है। तो हेल्डेन इफेक्ट कि जब हीमोग्लोबिन डी ऑक्सीजनेटेड है तब वो ज़्यादा CO2 कैरी करेगा देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन ना CO2 दोनों एक दूसरे के दुश्मन है या फिर एक दूसरे से जेलस फील करते हैं। तो जब CO2 है और ऑक्सीजन नहीं है तो ज़्यादा इजीली हीमोग्लोबिन उसको कैरी कर पाएगा। तो CO2 को ऐसा लगता है मैं तो नहीं ऑक्सीजन के साथ ट्रैवल करूंगा, मुझे तो अलग से ही करना है। तो लंग्स के पास बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन आती है हमें पता है, और हीमोग्लोबिन के साथ वो अटैच हो जाती है। तो CO2 अब यहाँ पर ना जेलस फील कर रहा है और वो देखता है कि ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया और वो बैठ रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, तो उसका लेट से यहाँ पर ईगो हर्ट हो गया। तो अब उससे क्या होगा, CO2 ना ऑफेंड होके ये पूरे ना बाहर ही निकल जाएगी, छोड़ो मैंने, वो कहता है यहाँ पर मैं क्यों आ ही गई, CO2 वापस बाहर चली जाती है। तो अब टिश्यू लेवल पे क्या हो जाता है, तो जैसे ही ऑक्सीजन लोड होगी लंग्स के साथ तो CO2
ऑफेंड होके बाहर निकल गई, तो हीमोग्लोबिन के पास तो इतनी लिमिटेड सीट्स हैं, वो अब ऑक्सीजन और CO2 उनको एक साथ थोड़ा ले पाएगा, और वैसे भी दोनों को एक साथ ट्रैवल करना ही नहीं है, तो CO2 बाहर निकल जाती है, CO2 इज रिलीज्ड। बट टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है कि हीमोग्लोबिन जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन उसने टिश्यूज को दे दी, तो तब वो उसके साथ ट्रैवल करके बाहर निकल जाती है, CO2 इज रिलीज्ड एंड एक्सहेल्ड। ठीक है, तो क्या क्या हमने डिस्कस करा कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मेनली ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है, वेरस CO2 का बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता है। राइट शिफ्ट में ऑक्सीजन की अनलोडिंग होती है, लेफ्ट शिफ्ट में ऑक्सीजन की लोडिंग होती है। बोर्स इफेक्ट में ज्यादा pH और टेम्परेचर, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होगी फॉर ऑक्सीजन। हेल्डेन इफेक्ट में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था उसने CO2 को कम कैरी किया। और नॉर्मल वैल्यूज भी हमें पता होनी चाहिए, ये याद रखनी है कि आर्टरीज में PO2 की कितनी होती है वैल्यू, वेन में कितनी होती है पार्शियल प्रेशर की वैल्यू ऑक्सीजन के। ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का डिफरेंस है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ arterial O2 is around 95 to 100 mmHg, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ वेनस ऑक्सीजन इज अराउंड 40 mmHg। arterial पार्शियल प्रेशर CO2 का 40 mmHg, एंड वेन्स में पार्शियल प्रेशर CO2 का इज 45। तो ये बिल्कुल लॉजिकल है, जैसे आर्टरीज में लंग्स से ब्लड आया, ऑक्सीजन आई, तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और CO2 कम। 95 mmHg ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और CO2 कम करेगी क्योंकि वो कम है उसमें। अब वेनस ब्लड, तो टिश्यूज ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया और CO2 को फिर उसने रिलीज कर दिया, तो वेनस ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, 45 और 40। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में कितना होता है, इट इज 104 mmHg। अब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो हम कुछ एक्सटेंट तक ब्रीदिंग को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, बट स्टिल एक लिमिट होती है। तो जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, दैट कैन मॉडिफाई द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रेथ। फॉर एग्जाम्पल लाइक स्पीकिंग, पिच चेंज करना, सिंगिंग में मॉड्यूलेशंस होती हैं, ब्रेथ होल्ड करना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल के लिए। बट इनवॉलंटरी कंट्रोल भी होता है। तो ब्रीदिंग की ऑटोमेटिकली रिदम ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होती है। तो ब्रेन स्टेम के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर, लाइक मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो रिदमिसिटी ब्रीदिंग में एक सर्टेन रेट होता है, पैटर्न होता है, और रिदम जनरेट होती है, वो खुद जनरेट होती है, और उसमें हम मॉड्यूलेशंस नहीं कर सकते, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर्स। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये अपर पॉन्स में लोकेटेड, अपर पार्ट ऑफ पॉन्स यहाँ पर लोकेटेड है, और ये इंस्पिरेशन को इनहिबिट कर सकता है, मतलब इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन इस पे डिपेंड करेगी। और एपन्यूस्टिक सेंटर लोकेटेड है लोअर पॉन्स में, ये इंस्पिरेशन को प्रमोट करता है।
तो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को इंक्रीज करने का काम एपन्यूस्टिक सेंटर कर रहा है, वेराज इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को डिक्रीज करने का टाइम, ये मॉड्यूलेशन, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कब इंक्रीज करनी है कब डिक्रीज करनी है। अगर डिक्रीज करनी हुई तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर करेगा इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन, और इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन अगर इंक्रीज करनी हो तो वो एपन्यूस्टिक सेंटर करेगा। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला के सेंटर्स देख लेते हैं। यहाँ पर होते हैं डीआरजीज, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो क्वाइट ब्रीदिंग के टाइम पे इंस्पिरेशन में इसका रोल होता है, और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ये इंस्पिरेशन के साथ साथ इसका एक्सपिरेशन में भी रोल होता है। तो फोर्स ब्रीदिंग जैसे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों में वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स काम करेंगे। रेस्पिरेटरी सेंटर्स के फंक्शंस देख लेते हैं। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने क्या किया था, इनहिबिट किया था इंस्पिरेशन को, लोकेटेड है अपर पॉन्स में, और इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को मॉड्यूलेट या डिक्रीज कर रहा है। वेरस एपन्यूस्टिक जो लोअर पार्ट में है पॉन्स के, वो इंस्पिरेशन को स्टिमुलेट कर रहा है और ड्यूरेशन को इंक्रीज करवा रहा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के डोर्सल और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स थे। डीआरजी मेन सेंटर है इंस्पिरेशन का, और वीआरजी जब फोर्स ब्रीदिंग करानी हो जिसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों आते हैं उसमें के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्लेक्स, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। बेसिकली ना ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो कि लंग्स को ओवर इन्फ्लेट होने से प्रिवेंट करता है। तो लंग्स के पास हमें पता है कंप्लायंस होता है, वो स्ट्रेच कर सकते हैं, पर ये इतना भी नहीं कि एक लिमिट हो वो मेंटेन करने का इसमें रोल है, क्योंकि स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ब्रोंकियल वॉल्स के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ओवर स्ट्रेच हुई जैसी लंग्स की वॉल्स, तो ब्रोंकियल रिसेप्टर्स को स्टिमुलस मिल गया कि अब ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करवानी है, अब इनको रुकवाना है। तो इसकी जो इम्पल्सेस होती है ना, वो वेगस नर्व लेके जाती है। तो ये सिग्नल्स वेगस नर्व के थ्रू जा रहे हैं कि इंस्पिरेशन को इनहिबिट करना है हमें और स्ट्रेचिंग नहीं करवानी, और एक्सपिरेशन को वेराज ये स्टिमुलेट करेगा ताकि बिल्कुल लंग्स फट ना जाए ना ऐसे एक्सपैंड होते होते, उसकी भी सर्टेन लिमिट को ये डिसाइड करेगा। सो देयर इज ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। तो ब्रोंकियल वॉल्स के अंदर, लंग्स की वॉल्स के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स थे। स्ट्रेच रिसेप्टर्स से स्टिमुलस वेगस नर्व के थ्रू गए, और फिर मेडुला का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, तो वो डिसाइड करता है कि या तो इनहिबिट करनी है इंस्पिरेशन, जैसे डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप था, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप था, या फिर स्टिमुलेट करनी है एक्सपिरेशन। तो कुछ भी कर सकता है, या तो और सांस लेने से रोके ताकि वो बिल्कुल ही और एक्सपैंड ना हो, या फिर ऐसा करते हैं कि वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयर है उसको ही बाहर निकालते हैं। तो दोनों काम करेगा ये, जिसकी वजह से लंग्स इन्फ्लेट नहीं हो पाएंगे और फर्दर। तो इसको एच रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, हेरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स को। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स से ट्रिगर्ड है टू प्रिवेंट द ओवर इन्फ्लेशन, और ये एक तरह का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो ओवर इन्फ्लेशन हुआ तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स, देन वेगस नर्व से स्टिमुलस गया और इंस्पिरेशन इनहिबिट हुई और एक्सपिरेशन प्रमोट हुई, ठीक है। तो वॉलंटरी कंट्रोल सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इनवॉलंटरी कंट्रोल रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन द पॉन्स एंड मेडुला, ठीक है। दोनों में दो ये सेंटर्स हैं ना पॉन्स में, अपर पार्ट में भी लोअर पार्ट में भी। देन हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स टू प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, जिसको एच रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज हाइपोक्सिया। ऐसी कंडीशन जहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है टिश्यूज में। तो इसके टाइप्स, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया।
तो हाइपोक्सिक में क्या होता है बेसिकली, पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है दैट इज लो इन द आर्टीरियल ब्लड। वैसे आर्टरीज में अराउंड 95 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मेंटेन होना चाहिए, बट उससे अगर कम हो जाए तो हाइपोक्सिया कॉज होता है। उसके पीछे का रीजन है कि कोई लंग में डिजीज है। वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। वेंटिलेशन मतलब ऑक्सीजन को लेना और एक्सचेंज करना। परफ्यूजन इज डिलीवरी टू टिश्यूज, लाइक ब्लड जो डिलीवर होगा टिश्यूज में उसमें ऑक्सीजन भी होगी, है ना। राइट टू लेफ्ट शंट। और बैरोमेट्रिक प्रेशर कम है, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है। और एनीमिया की वजह से भी होता है हाइपोक्सिया, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का नॉर्मल है बट एनीमिया है। एनीमिया इज व्हाट डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो एनीमिया की वजह से ही हीमोग्लोबिन, चाहे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ठीक हो पर हीमोग्लोबिन ही नहीं कैरी कर पा रहा, तो व्हीकल में ही डिफेक्ट है तो उसके पैसेंजर को क्या करना है ना। तो ये इसके पीछे का और भी रीजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। CO2 की काफी टेंडेंसी होती है कंबाइन करने की। CO कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली वो, जैसे कई बार अंगीठी जला के सो जाते थे लोग पुराने जमाने में, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का रीजन होता है, वो फटाफट कंबाइन कर लेती है और मिथैनो हीमोग्लोबिनेमिया, ब्लड के अंदर मिथैनो हीमोग्लोबिन बन गया। एक और टाइप का होता है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया या फिर सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया। इसमें पार्शियल प्रेशर में भी कोई दिक्कत नहीं है, ना हीमोग्लोबिन में कोई दिक्कत है, बल्कि परफ्यूजन में डिफेक्ट है। टिश्यूज में ढंग से सर्कुलेशन नहीं हो पा रही, देयर इज डिक्रीज परफ्यूजन और लो ब्लड फ्लो टू टिश्यूज। किसकी वजह से? ये शॉक की वजह से हो सकता है, सर्कुलेटरी डिफेक्ट है ये, तो हार्ट फेलियर के केस में। हिस्टोटॉक्सिक हिस्टोलॉजिकल डिफेक्ट है, तो मतलब पहले वाले का जो था केस था ऑक्सीजन वो भी ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है, परफ्यूजन भी नॉर्मल है, तो फिर कहाँ गड़बड़ है? तुमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पहुंचा दिया, हीमोग्लोबिन ने ढंग से ऑक्सीजन कैरी भी कर ली, टिश्यूज पे ढंग से ब्लड भी पहुंच गया, पर टिश्यूज में ही कैपेसिटी नहीं है कि वो यूटिलाइज कर सके ऑक्सीजन को। हिस्टोलॉजी टिश्यू का डिफेक्ट है। टॉक्सिक मतलब टॉक्सिसिटी हो रही है किसकी? या तो साइनाइड पॉइजनिंग, तो साइनाइड पॉइजनिंग जो भी क्रिमिनल्स साइनाइड दे देते हैं, मिला देते हैं किसी के खाने वगैरह में, पानी में या फिर किसी में, तो उसकी वजह से भी ना हाइपोक्सिया हो जाता है। अब लो ऑक्सीजन जा रही है, टिश्यूज ऑक्सीजन आने के बाद भी टिश्यूज उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो इट लीड्स टू सेल डेथ फर्दर एंड इट इज वेरी डेंजरस। तो हाइपोक्सिया किन किन रीजंस की वजह से कॉज हो रहा था? या तो ऑक्सीजन जो एयर इंस्पायर करी हाई एल्टीट्यूड है उसमें कम है, तो एल्टीट्यूड सिकनेस देख लेते हैं, हाइपोक्सिया। तो पहाड़ों पे क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल ऑक्सीजन कम अवेलेबल होती है। तो जो एयर इंस्पायर करी उसका पार्शियल प्रेशर कम है, और एल्विलाई में भी फिर पार्शियल प्रेशर उसका कम हो जाएगा, तो एक तरह से आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो भी कम हो जाएगा आर्टीरियल ब्लड में, तो फिर ब्लड जो सप्लाई होगा उसमें लो ऑक्सीजन का कंटेंट है, तो टिश्यूज को जो ऑक्सीजन मिलेगी वो भी सफिशिएंट नहीं होगी, दैट इज व्हाई हाइपोक्सिया इज देयर। तो हमें पता है कि 760 mm ऑफ Hg एक्सटर्नल प्रेशर होना चाहिए अराउंड, बट वो अगर मेंटेन नहीं है तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो पूरा जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन वाला प्रोसेस था वो उसमें इतनी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी।
देन माउंटेन सिकनेस, जब हाई एल्टीट्यूड में अराउंड लाइक 8,000 फीट पर्सन कोई ट्रैवल कर रहा है तो वहां पर भी बैरोमेट्रिक प्रेशर कम है। इसमें हाइपोबारिक, बार इज द प्रेशर यूनिट ऑफ प्रेशर, तो लो आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन, आर्टरीज में ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से सैचुरेट करना चाहिए उतना नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सेरेब्रल वेजोडाइलेशन, वेसल्स को डायलेट करना पड़ेगा ताकि जितना भी एटलीस्ट जितनी ऑक्सीजन है वो तो पहुंच पाए ब्रेन तक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए। और फ्लूइड रिटेन होने लग जाता है इसी वजह से। इसके सिम्टम्स हैं हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, पहाड़ों पे कईयों को वॉमिटिश फील होता है ना, नोजिया, डिजीनेस, फटीग, भूख नहीं लगती, फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। तो सीवियर केसेस में पल्मोनरी एडिमा और सेरेब्रल एडिमा भी देखा जाता है। और इसको प्रिवेंट और ट्रीट कैसे किया जाता है, हाइड्रेशन एंड रेस्ट, और मेडिसिन जो दी जाती है दैट इज एसिडोजोलामाइड, एसिडोजोलामाइड्स दी जाती हैं टू प्रिवेंट द हाइपोक्सिया एट हाई एल्टीट्यूड्स विच आर प्रोफाइलैक्सिस, अ टाइप ऑफ प्रोफाइलैक्सिस। तो उसी टाइम से जो हाई एल्टीट्यूड है वहां से लोअर एल्टीट्यूड में लाया जाता है उस पर्सन को जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ देर बाद वो एक्लेमेटाइज भी हो जाते हैं टू अडेप्ट टू दिस कंडीशंस। तो एडेप्टेशन टू हाई एल्टीट्यूड, एक्लेमेटाइजेशन, तो जो पहाड़ों पर ऑलरेडी रहते हैं लोग वो तो ऐसी कंडीशंस इश्यूज नहीं फेस करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी वो हैबिट डेवलप हो जाती है। तो हाइपर वेंटिलेशन में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, दैट इज कॉजिंग रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस का ना बेसिकली रेट इंक्रीज हो जाता है ऐसे इंडिविजुअल्स में, और हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन भी आफ्टर फ्यू डेज और मंथ्स, और कैपिलरीज भी डेंस हो जाती हैं एंड माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स में इंक्रीज आ जाता है। तो जो 2,3-B बाइफॉस्फोग्लिसरेट आरबीसीज में हमने देखा था दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइट शिफ्ट। तो 2,3-BPG में भी इंक्रीज हो जाएगा तो टिश्यूज में ऑक्सीजन की डिलीवरी बेटर होगी, अनलोडिंग वुड बी बेटर। तो ये सब सब्सटेंसेस में इंक्रीज आ जाता है। ठीक है, हाइपोक्सिया से हार्ट रेट बढ़ जाती है, देयर इज टैकीकार्डिया। तो ताकि बॉडी कंपनसेट करना चाहिए ना कार्डियक आउटपुट को बढ़ा के कि एटलीस्ट जितनी ऑक्सीजन है वो तो पहुंचे ढंग से। रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ता है ताकि बाहर अगर ऑक्सीजन कम भी है, डिजॉल्व प्रेशर कम है तो भी फिर कंपनसेट हो जाए थोड़ा। इंक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन, पॉलीसाइथीमिया भी हो जाता है। पॉली मीन्स मैनी, साइट्स कौन से सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स, एमिया इज इन ब्लड। तो ब्लड में आरबीसीज का ड्रामेटिकली लेवल काफी ज्यादा हो गया फॉर द कंपनसेशन ओनली। और सेरेब्रल एडिमा भी हो सकता है इन सिवियर एक्यूट हाइपोक्सिया, और इम्पेयर्ड मेंटल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस ड्यू टू हाइपोक्सिया। लो ऑक्सीजन टू टिश्यूज, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया देखा हमने, एनीमिक, स्टैग्नेंट और हिस्टोटॉक्सिक। स्टैग्नेंट एज इन ब्लड फ्लो रुक गया, जैसे पानी को बोलते हैं ना स्टैग्नेंट हो गया, वो रुक गया, तो ब्लड फ्लो रुक गया। एंड हिस्टोटॉक्सिक टिश्यूज में ही कैपेबिलिटी नहीं है। माउंटेन सिकनेस इज ड्यू टू लो बैरोमेट्रिक प्रेशर कॉजिंग हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। सो माउंटेन सिकनेस अगर कोई पूछे कि कौन सा हाइपोक्सिया कॉज कर रहा है, दैट इज हाइपोक्सिक ड्यू टू लो बैरोमेट्रिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड सिकनेस इसी में आ गया। तो डिक्री there is disturbed ventilation perfusion ratio, V/Q ratio is disturbed।
So gradual ascent is the best way to prevent altitude sickness. थोड़ा नीचे आ जाना उस जगह से to increase the to compensate for the low barometric pressure. अब डीप सी में फिजियोलॉजी क्या होती है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का. तो एक फैक्ट हमें जो याद रखना है कि जैसे ही 10 मीटर डीप हम ओशन में जाते हैं तो हर 10 मीटर के साथ साथ प्रेशर 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट से इंक्रीज करता रहता है. और गैसेस की सॉल्युबिलिटी, यहाँ पर हेनरीज लॉ हमने जो केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस चैप्टर में करी थी वहाँ वो काम आ जाती है कि एक जो इफेक्ट था क्लिनिकल केस जैसे कि क्यों नाइट्रोजन मिक्स की जाती है ऑक्सीजन सिलेंडर्स में. तो बॉयल्स लॉ तो हमें ऑलरेडी पता है. हेनरीज लॉ की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विद द प्रेशर. सो नाइट्रोजन और हीलियम, ये एप्लीकेशन आ गई हेनरीज लॉ की. इसको डिसॉल्व किया जाता है ताकि ब्लड और टिश्यूज में टॉक्सिसिटी ना हो. मतलब वहां पे ना सॉल्युबिलिटी गैसेस की इतनी इंक्रीज कर जाती है कि अगर पूरी ऑक्सीजन ही डालेंगे ना तो ज्यादा ऑक्सीजन का डिसॉल्व करना इज ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी. तो आयरॉनिकली ऑक्सीजन वैसे तो हेल्पफुल है बट अगर ज्यादा ही डिसॉल्व हो जाए तो वो हार्मफुल भी होती है. और CO2 की अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो नर्कोसिस का रिस्क हो जाता है. और ये जो नाइट्रोजन से नार्कोसिस होता है उसके सिम्टम्स आर सिमिलर टू अल्कोहल टॉक्सिसिटी, जैसे यूफोरिया जैसे सिम्टम्स. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, लंग वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, चेस्ट कंप्रेशन, हार्ट रेट डिक्रीज कर जाती है सी में, कार्डियक आउटपुट कम हो गया. तो कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट कम हुई तो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा. अब वैसो कंस्ट्रक्शन होगी ताकि बीपी को इंक्रीज किया जाए ना. सो ब्लड इज शंटेड टू हार्ट एंड ब्रेन. और डाइविंग के टाइम पे जब ठंडा ठंडा पानी फेस पे पड़ता है ना तो उससे हार्ट रेट कम हो जाती है एकदम से. ब्रेडिकार्डिया, वैसो कंस्ट्रक्शन, ताकि कंस्ट्रक्ट होगी वेसल तो बीपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि कम है ना कार्डियक आउटपुट तो बॉडी ट्राई करती है कि बीपी बढ़े और आरबीसी का प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाता है. स्प्लीनिक कॉन्ट्रैक्शन, प्रेशर से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. बैरोट्रॉमा, जैसे ईयर्स, साइनसेस, लंग्स, वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है. साइनस में पानी भर जाता है, कान में भर जाता है, लंग्स में भर जाता है. नाइट्रोजन नार्कोसिस मैंने ऑलरेडी बता दिया कि नाइट्रोजन कितनी इंपॉर्टेंट डालने के लिए ताकि दूसरी गैसेस की सॉल्युबिलिटी ना बढ़ जाए. डीकम्प्रेशन सिकनेस, तो इसकी एडेप्टेशंस क्या होनी चाहिए कि स्लो और डीप ब्रीदिंग, फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए. हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेके जाते हैं कभी भी, डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं होती सिलेंडर्स में. सो हाई प्रेशर पर गैस की वॉल्यूम कम होती है, इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ. और हेनरीज लॉ ने कहा था सॉल्युबिलिटी इंक्रीज का लॉजिक बताया था क्योंकि प्रेशर बढ़ता रहता है ना. तो विद द प्रेशर P इज इक्वल टू KH XG, फिर KH इज हेनरीज कांस्टेंट अगर आपको याद हो. तो इसके रिस्क क्या होते हैं? बैरोट्रॉमा, नाइट्रोजन नार्कोसिस एंड डीकम्प्रेशन सिकनेस. डीकम्प्रेशन सिकनेस में ऐसा होता है बेसिकली बेंड्स, जो ऑक्सीजन के बबल्स है ना वो टिश्यूज में फॉर्म हो जाते हैं और जॉइंट में वो फिर पेन वगैरह करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू.